हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका लिटरेचर एस्पिरेंट पर। आज हम पढ़ेंगे द वेस्टलैंड का दूसरा सेक्शन, अ गेम ऑफ चेस। अगर आपने पहला सेक्शन जो कि द बेरियल ऑफ द डेड है अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, या आपने कहीं खुद से भी पढ़ा है, तो उसमें एक मैडम सोसोस्ट्रिक्स का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि भविष्य वक्ता होती हैं, और टैरो कार्ड्स में बहुत सारी चीज़ें वो मेंशन करती हैं। तो धीरे धीरे जो भी उन्होंने सिंबल्स मेंशन किए हैं, जो भी कैरेक्टर्स, वो आपको पोएम के अगले हिस्सों में मिलने वाले हैं। तो उसी कड़ी में ये दूसरा सेक्शन है, गेम ऑफ चेस, जिसमें उन्होंने मेंशन करती हैं एक कैरेक्टर को, मिसेस इक्वेटन, जिनका उन्होंने बनाया हुआ है एक होरोस्कोप। वो कहती हैं कि बोलना, कैरसेस को बोलती हैं कि कह देना मैं खुद लेके आ जाऊंगी, बुक मेरे पास ना आए, ऐसा कुछ उस सेक्शन में मेंशन होता है। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे इस सेक्शन को। बात करते हैं इसके टाइटल की, जो कि पूरी पोएम ही फुल ऑफ सिंबल्स है और बहुत सारे इसमें रेफरेंसेस आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, अभी और भी मिलेंगे। तो उसी हिसाब से बात करते हैं टाइटल की। तो टाइटल, एक राइटर हुए हैं थॉमस मिडिल्टन, उनका प्ले है बिमिन बिवेयर बिमिन, महिलाएं महिलाओं से सावधान रहें, इस टाइप से हिंदी में कह सकते हैं। तो उसमें एक चेस का गेम खेला जाता है, और वो चेस का गेम एक्चुअली एक ट्रिक होती है। एक बूढ़ी औरत होती है, उनको सिर्फ थोड़ा सा बहलाने फुसलाने की कि उनका ध्यान भटक जाए, और उनकी जो डॉटर इन लॉ होती है उसको एक ड्यूक सेड्यूस कर रहा होता है। ठीक उसी समय चेस का गेम सिर्फ एक ट्रिक के तौर पर खेला जाता है। तो कुल मिला के ये गेम ऑफ चेस जो है वो एक तरह से एक सिड्यूशन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ उस प्ले में इस्तेमाल किया गया है। तो उसी हिसाब से थीम की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक हेल्दी जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो बहुत ज़रूरी है। टी एस एलियट का ये कहना है कि जिसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट और फीलिंग्स इन्वॉल्व होनी चाहिए, जो कि आजकल की सोसाइटी में ये चीज़ें सब गायब हो चुकी हैं। When sex is freed from this control and becomes a mere hunger, तो क्या होता है, इट लीड्स टू परवर्जन्स, abnormalities, फ्रस्ट्रेशन, न्यूरोसिस एंड फेलियर ऑफ कंजुगल रिलेशनशिप्स, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारे आप देखेंगे कि लोग डिवोर्स केसेस बहुत हो रहे हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उस तरह से बताने की कोशिश वो कर रहे हैं यहाँ पर। और टाइटल में बता ही चुका हूँ, गेम ऑफ चेस लिया गया है थॉमस मिडिल्टन के प्ले से। शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। इसका हिंदी में हम सारे एल्यूजन्स, सारे रेफरेंसेस को क्लियर करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर आप आसानी से दे सकें। ये ओवरऑल जो स्टेंजा है, यहाँ पे जो मिसेस इक्विटोन है उनका एक प्राइवेट चैम्बर है, उसके बारे में बात की गई है। एकदम साजो सज्जा जो भी है उस चैम्बर की, उसके बारे में इस स्टेंजा में बताया गया है। तो बात हो रही है द चेयर शी सेट इन। अब शी कौन है? ये है मिसेस इक्विटन, जो बैठी हुई हैं एक अपनी चेयर पर, लाइक अ बर्निस्ड थ्रोन, जो कि ऐसा लग रहा है कि एक बहुत चमकीला सिंहासन है। तो पहली लाइन में ही हमें एक रेफरेंस मिलता है। ये रेफरेंस है विलियम शेक्सपियर का प्ले है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। जब क्लियोपेट्रा अपने बार्ज में नदी पर जा रही होती बैठ करके, जो इनोबारबस उनका जो यूनक्स होता है वो आके बताता है सबको कि वो किस तरह से लग रही थी, एक चमकीले बार्ज जो है वो सिंहासन कितना चमकीला लग रहा था। तो ये उसी तरह से एक पैरोडी की है उन्होंने, टी एस इलियट ने, कि जिस चेयर पे वो बैठी है ऐसा लग रहा है कि वो एक चमकीला सिंहासन है, ग्लोड ऑन द मार्बल, और जो कि एकदम मार्बल की जो फर्श है उस पर वो चमक रहा है। वेयर दूसरी तरफ द ग्लास हेल्ड अप बाई स्टैंडर्ड्स, ये ग्लास क्या है? मिरर बड़ा सा, जिसमें वो ड्रेसिंग टेबल में जो रहता है उस हिसाब से। हेल्ड अप बाई स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है? खंबे या पिलर। दो वुडन पिलर्स हैं, उन पे एक बड़ा सा मिरर रखा हुआ है, जिसमें वो लेडी देख रही खुद को। रॉट विद फ्रूटेड वाइन्स, रॉट मतलब यहाँ पे क्या है? डेकोरेटेड या कार्व्ड या गढ़ा हुआ, उस पे कुछ फिगर्स गढ़े हुए हैं, कार्व्ड हैं। वो कैसे हैं? फ्रूटेड वाइन्स, जैसे अंगूर की लताएं हैं जिन पर अंगूर के गुच्छे लटके हुए हैं, इस तरह से उसकी नक्काशी है उन वुडन पिलर्स की, जिस पर वो मिरर टिका हुआ है। फ्रॉम विच अ गोल्डन क्यूपिड पीप्ड आउट, और जो वाइन्स हैं या जो कलाकारी है उन पिलर्स के ऊपर, खंभों पर, उनसे ही एक क्यूपिड मतलब जो कि कामदेव की मूर्ति या कामदेव का चित्र वहां पर भी
आकृत है, कार्व्ड है। और वो कैसा है, गोल्डन कलर का, पीप्ड आउट मतलब जो कि झांक रहा है उन वाइन्स से होकर के, थोड़ा छिपा हुआ, थोड़ा दिख रहा है। अनदर हिड हिज आईज बिहाइंड हिज विंग। दो क्यूपिड एक्चुअली कामदेव की दो मूर्तियां बनी हुई हैं, कार्व्ड हैं उन वुडन पिलर्स पर। एक ने एक झांक रहा है, दूसरे ने क्या किया हुआ है, अपनी जो आंखें हैं वो अपने पंखों से ढक रखी हैं। तो पहले ही रेफरेंस मिल रहा है एक कामुक माहौल का, किस किस तरह से वहां पे कामुकता भरी हुई उसके चैम्बर में। और आगे बात कर रहे हैं कि डबल्ड द फ्लेम्स ऑफ सेवन ब्रांच्ड कैंटलाबरा। डबल्ड मतलब जो सेवन ब्रांच मतलब एक तो कैंडल स्टैंड होता है, जो सेवन ब्रांच्ड कैंडलाबरा मतलब कैंडल स्टैंड जिसपे कई अलग अलग कैंडल्स लगा दी जाती हैं, उनकी जो रोशनी है वो पड़ रही है, वो डबल हो रही है। किसमें, एक तो जो मिरर है उसमें दिख रही है, दूसरी रिफ्लेक्टिंग लाइट अपॉन द टेबल। जो कैंडल्स जल रही हैं उनकी रोशनी पड़ रही है मिरर पर, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ पड़ रही है, टेबल पर। और उसी टेबल पर द ग्लिटर ऑफ हर ज्वेल्स रोज टू मीट इट। लेडी के बहुत सारी ज्वेलरी उस टेबल पर पड़ी हुई है, जिसकी चमक, वो भी चमकीली ज्वेलरी है, मतलब सब कुछ आर्टिफिशियल चमकीला चमक धमक से भरा हुआ है। तो उस हिसाब से वो चमक ज्वेल्स की उस चमक से मिल रही है जो कैंडल्स की चमक उससे आ रही है, मिरर से। तो कुल मिला के एक तरफ शाइनिंग है कैंडल की लाइट की, और दूसरी तरफ जो शाइनिंग है वो है इनके ज्वेलरी की, और वो दोनों आपस में मिल रही हैं। तो कुल मिला के ये डिस्क्रिप्शन है उसके प्राइवेट चैम्बर का या रूम का जहां पर वो लेडी बैठी हुई है। फ्रॉम सैटन केसेस poured इन रिच प्रोफ्यूजन। जो बॉक्स हैं सैटन के चमकीले, उनमें रिच प्रोफ्यूजन मतलब बहुतायत में या ज्यादा अधिकता में वो ज्वेलरी जो रखी हुई है उनसे चमक बिखरी जा रही है, और वो चमक मिल रही थी कैंडल की लाइट से। इन वायल्स ऑफ आइवरी एंड कलर्ड ग्लास। इसके अलावा जो शीशी हैं उस आइवरी की बनी हुई, हाथी दांत की बनी हुई या चमकीले कांच की बनी हुई शीशी हैं उनसे, अनस्टॉपर्ड जो कि खुले ढक्कन की हैं। अनस्टॉपर्ड का मतलब यहाँ पर जो बिना ढक्कन की हैं। लर्क्ड हर स्ट्रेंज सिंथेटिक परफ्यूम्स। बहुत सारी परफ्यूम जो है वो सिंथेटिक बनी हुई, जो केमिकल की बनी हुई, आर्टिफिशियल है, वो परफ्यूम उनसे निकल रही है। आइवरी की बनी हुई जो शीशी है उनमें रखी हुई परफ्यूम पूरे रूम में बिखर रही है वो। अनग्वेंट इसका मतलब होता है एक मरहम, पाउडर्ड मतलब मेकअप, बहुत ज्यादा पाउडर लगा टाइप, एंड लिक्विड। ये जो परफ्यूम है इन सब सारी चीजों से मिलकर के और सारी मेकअप के जो सामान है वो सब पड़े हुए हैं टेबल पर। और ट्रेवल्ड, कंफ्यूज्ड एंड ड्राउंड द सेंस। सेंस का मतलब जो कह सकते हैं कि अपना दिमाग या अपनी समझ, इतनी ज्यादा वो परफ्यूम इतनी हाई है कि उनसे हम हमारी जो सेंसेस हैं वो ना केवल प्रबल उनसे परेशान हो गई हैं, इवन यूं कहो कि कोई व्यक्ति वहां पर अगर जाएगा तो वो पूरी तरह से अपने होशो हवास में नहीं रह पाएगा, वो कंफ्यूज फील करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा परफ्यूम इंटेंस है, बहुत ज्यादा हाई है। इन ऑर्डर्स मतलब परफ्यूम में हमारी सेंस डूब जाएगी, हमारी मति मारी जाएगी इस माहौल में, ऐसा माहौल है। स्टर्ड बाय द एयर, हवा जो कि विंडो, दैट फ्रेशेंड फ्रॉम द विंडो जो कि विंडो से आ रही है, उसके द्वारा ये परफ्यूम उड़ रही है। और वो परफ्यूम उड़ के कहाँ पहुंच रही है, दीज एक्सेंड, दीज परफ्यूम के लिए कहा गया है एक्सेंडेड। एक्सेंड का मतलब होता है ऊपर जाना। इन फैटनिंग द प्रोलॉन्ग्ड कैंडल फ्लेम्स, और जो परफ्यूम है उसकी जो वाष्प या भाप जो भी है वो पहुंच रही है कैंडल्स की लौ के पास, फ्लेम्स के पास, और उनसे जो कैंडल्स की लौ है वो फैटनिंग, थोड़ी मोटाई हो गई है उनकी, क्योंकि लौ बारीक रूप से जल रही थी, वो जब हिलती जुलती है तो मोटी हो जाती है। फ्लंग देयर स्मोक इनटू द लकेरिया। इसका मतलब कि जो परफ्यूम है वो इस फ्लेम्स को, कैंडल की फ्लेम्स को मोटा करते हुए और आगे तक कहाँ पहुंच गई, इसका धुआं जो है कैंडल्स का, उनको इन्होंने उड़ा दिया कहाँ तक, इनटू द लोकेरिया। का मतलब होता है कि जो सीलिंग है और इस तरह से दो शातिरों पे टिकी हुई ये एक पैनल सीलिंग होती है, वहां पर जाकर के धुआं भर गया है। और वहां पर क्या हुआ है, स्टरिंग द पैटर्न ऑन द कॉफर्ड सीलिंग, और धुएं के पैटर्न बन रहे हैं। स्टरिंग द पैटर्न द कॉफर सीलिंग, कॉफर्ड मतलब डेकोरेटेड, जो छत का हिस्सा है काफी डेकोरेटेड, वहां पर जो
पैटर्न बन रहे हैं धुएं के, तो स्टरिंग मतलब हिलते जुलते पैटर्न, बहुत सारी आकृतियां बन रही हैं। ओवरऑल ये डिस्क्रिप्शन है उस चैम्बर का जहां पर वो लेडी बैठी हुई है। ह्यूज सी वुड फेड विद कॉपर। ह्यूज सी वुड मतलब एक लकड़ी है ये, जो कि फेड विद कॉपर, जो कि बार बार कॉपर का जो तांबे का जो चिमटा है, टोंग्स है, उससे बार बार लकड़ी के टुकड़े जो डाले जाते हैं फर्नेस में, वर्नेड ग्रीन एंड ऑरेंज फ्रेम्ड बाय कलर्ड स्टोन। इसके अलावा जो फर्नेस जल रही है अंगीठी, उसका जो फ्रेम है वो कलर्ड पत्थर का बना हुआ है, जिसमें वो आग जब जल रही है तो कलर्ड होने की वजह से, फ्रेम कलर्ड होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि वो फ्लेम्स कैसी दिख रही है, हरी और ऑरेंज। ग्रीन और ऑरेंज लग रही है, हरे और संतरे रंग की हो जा रही है फ्लेम, क्योंकि फ्रेम जो है वो कलर्ड है स्टोन से, परछाई की वजह से। इन विच सैड लाइट अ कार्व डॉल्फिन स्वाम। और जो लाइट, जो फ्लेम की लाइट है भट्टी में जो जल रही है आग, उसकी लाइट से जो भट्टी के पीछे की दीवार है उस पर एक आकृति चित्रित है, कार्व्ड है, जिसका नाम, जो कि किसकी है, डॉल्फिन, एक मछली की जो तैर रही है। मतलब ये भी एक सुंदरता के रूप में सजाई गई है फर्नेस भी। अबव द एंटीक मेंटल वॉज डिस्प्लेड। इसके अलावा जो फर्नेस है, अंगीठी या जो भट्टी जहाँ जल रही है, उसके ऊपर की जो दीवार होती है सजावट वाली, एंटीक, वो भी बहुत पुरानी टाइप की है, उस पे डिस्प्लेड एज दो अ विंडो गेव अपॉन द सिल्वर सीन, एज जैसे कि विंडो हो, इतनी बड़ी सजावट के रूप में वो दीवार लगी हुई है, जैसे कि एक विंडो हो बहुत बड़ी सी, और अपॉन द सिल्वर सीन, जिस पर एक बगीचे का सीन, या कह सकते हैं कि गार्डन का सीन दिखाया गया है। और ये सीन एक तरह से रेफरेंस है जहां पर पैराडाइज लॉस्ट बुक 4 में, जहां सैटन ईव को जाकर के सेड्यूस करने की कोशिश करता है कि किसी तरह से वो नॉलेज का जो पेड़ है उसका फल टेस्ट कर ले, तो ये वहाँ का रेफरेंस सिल्वन सीन, ये गार्डन ऑफ ईडन का रेफरेंस दिया है उन्होंने, टी.एस. इलियट ने। तो जो भट्टी है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ओवरऑल सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव हैं, सभी आर्टिफिशियल हैं। इन बातों का मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियलिटी वहाँ पर है, कि इतना ज़्यादा भौतिकवाद है कि वो सब, वहाँ पे रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी का कोई जगह नहीं बची है। अब आगे एक सीन लगा हुआ है जिसमें द चेंज ऑफ फिलोमल बाय द बार्बरस किंग। अब ये फिलोमल क्या है, ये एक कहानी है जिसको आपको जानना जरूरी है अगर इस पोएम को समझना है। एक्चुअली जो फिलोमिला है, ये एक राजा होता है टिरियस, उसकी वाइफ की ये बहन होती है, छोटी बहन, जिसको टिरियस जो है वो ब्रूटली उसका, ही रेप्स हर ब्रूटली एंड कट्स हर टंग। आफ्टर रेपिंग हर, ही कट्स हर टंग, जिससे कि वो किसी को बता ना सके कि उसके साथ रेप हुआ है, उस क्राइम को किसी को बता ना सके, उसकी जीभ वो काट लेता है। जब फिलोमिला जो है किसी तरह से एक कपड़ा बुनती है, उस कपड़े को बुनने के बाद अपनी बहन को भेज देती है, उसमें पूरी कहानी लिख देती है किस तरह से उसके बहनोई ने उसका इस तरह से रेप किया है। उसकी बहन को बहुत गुस्सा आता है, तो वो क्या करती है, फिलोमिला की जो बहन होती है, वो अपने बेटा, एकमात्र बेटा होता है टिरसियस का, और वो उसी को काट के और उसका मीट बना के खिला देती है अपने पति को। जब वो खा चुका होता है तब वो बताती है कि गुस्से में बदला लेने के लिए सारे काम करती है वो, कि तुमने अपने ही बेटे का मांस इस तरह से खाया है। तो वो बहुत गुस्सा होता है कि तुमने इतना गलत काम किया, और वो उसे मारने के लिए भागता है। जैसे उसको मारने के लिए भागता है तो देवता उसमें इंटरवेन करते हैं। देवताओं के बीच बचाव से क्या होता है कि जो फिलोमिला है उसको नाइटिंगेल बना देते हैं देवता, और उसकी जो बहन है, फिलोमिला की बहन, उसको बना दिया जाता है स्पैरो, और राजा टिरियस को बना देते हैं हॉक, और सब उड़ जाते हैं इस तरह से। तो फिलोमिला जो कि नाइटिंगेल बनने के बाद उस डेजर्ट में घूमती है, अच्छे अच्छे गीत गाती है, इनवायलेबल सो रूडली फोर्स, का मतलब ये रेप की बात की गई है, किस तरह से उसको फोर्स किया। एट देयर द नाइटिंगेल filled the desert with inviolable voice। inviolable का मतलब होता है बहुत ही शुद्ध आवाज में गीत गाते हुए, एकदम पवित्र आवाज में गीत गाते हुए डेजर्ट में घूमने लगी फिलोमिला जब वो नाइटिंगेल बन गई। लेकिन जो ह्यूमैनिटी है, ऑल शी क्राइड स्टिल द वर्ड परस्यूज, लेकिन जो ह्यूमैनिटी है वो गीत गाती है,
अपना अच्छी आवाज में लोगों को लगता है कि वो रो रही है, और लोगों को अभी भी वही सुनाई देता है। लोगों को लगता है कि शी वॉज रेप बाई हर ब्रदर इन लॉ, बहनोई के द्वारा उसको उसका रेप किया गया। ये बस दुनिया को याद रह गया है। और उसकी जो मधुर आवाज है या जो उसके मधुर गीत हैं, वो लोगों को नहीं दिखाई देते। लोगों को बस आवाज सुनाई देती है एक, उसकी आवाज में। ये एक्चुअली ये फ्रेंच टर्म है जिसे क्रुश क्रुश कहा जाता है, जहाँ पे जुग जुग लिखा है। टू डर्टी ईयर्स मतलब लोगों की मेंटेलिटी इतनी ज्यादा गिरी है कि लोगों को सिर्फ ये साउंड साउंड सुनाई देता है फिलोमिला की आवाज से। अब ये फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब इट सिंबलाइजेस सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये टर्म फ्रेंच है जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स को सिंबलाइज किया गया है। तो लोगों को मतलब टीएस इलियट का कहने का सेंस ये है कि लोगों को बस उसका रेप याद रह गया है, और वो जो अच्छे गीत गा रही है वो लोगों को याद नहीं रह गए हैं। कहने का सेंस ये है कि लोगों में स्पिरिचुअलिटी या खत्म हो चुकी है। लोगों की थिंकिंग इतनी ज्यादा डर्टी हो चुकी है, उनके डर्टी ईयर्स मतलब थिंकिंग इतनी डर्टी हो चुकी है कि लोगों को बस यही बातों से मतलब रह गया है। स्पिरिचुअलिटी रिलीजन इनसे हमसे मतलब नहीं रह गया है। ये बताने की कोशिश उन्होंने यहाँ पर फिलो मिला के मिथ से की है। एंड अदर विदर्ड स्टम्प्स ऑफ टाइम। अब ये फिर से उसी रूम में आ गए हैं कि बहुत सारी चीजें फिलोमिला की सीनरी वहां पे लगी हुई है, गार्डन ऑफ ईडन की लगी हुई है। इसके अलावा विदर्ड स्टम्प्स ऑफ टाइम कुछ और अलग अलग मुरझाए हुए। मुरझाए क्यों बोला गया? क्योंकि वो जो भी सीनरी में मिथ्स हैं या पिक्चर्स हैं स्पिरिचुअलिटी से संबंधित या जो भी हैं, वो सब विदर्ड हो चुकी। मतलब दे हैव लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस, दे हैव लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न सोसाइटी। और वो नाउ दे हैव बिकम ओनली द रेलिक्स ऑफ द पास्ट। सिर्फ भूतकाल के एक निशानी के तौर पे बचे हैं, बाकी उनका सिग्निफिकेंस खत्म हो चुका है। जो भी सीनरी लगी हुई उस रूम में, वर्क टोल्ड अपॉन द वॉल्स, दीवार पे टंगी हुई हैं सीनरीज। स्टेयरिंग फॉर्म्स, कुछ ऐसी आकृतियां हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि वो घूर रही हो। लीन्ड आउट, जो बाहर की तरफ उभरी हुई है। लीनिंग, कुछ ऐसा लग रहा है कि झुकी हुई है। हशिंग द रूम एनक्लोज्ड, और वो कमरा जो कि जहाँ अकेली वो महिला बैठी हुई है, ऑलरेडी वहां पर एकदम शांति है। और वो सीनरीज और ज्यादा उस रूम की शांति को बढ़ा रही हैं। ये बताने की कोशिश टेलीफिल्म ने की है। अब अचानक से क्या होता है, फुट स्टेप्स शफल्ड ऑन द चेयर, तभी स्टेयर, तभी सीढ़ियों पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है लेडी को, कि कोई आ रहा है। अंडर द फायर लाइट, जैसे ही उसको आवाज सुनाई देती वो समझ जाती है कि उसका जो प्रेमी है, जो विजिटर है, वो आ रहा है, क्योंकि उसे पता होगा पहले से ही कि हाँ आने वाला था। तो आ रहा है। तो अंडर द फायर लाइट, जो कैंडल्स की लाइट जल रही है अंडर द ब्रश, तुरंत वो अपने बालों को कंघा कर रही होती है। हर हेयर स्प्रेड आउट इन फायरी पॉइंट्स, और उसके बाल, ऐसा लगता है उस लाइट में, कैंडल्स की लाइट में ऐसा लग रहा है कि आग के बिंदु की तरह उनके बाल के पॉइंट एकदम उठे हुए हैं। ग्लोड इनटू वर्ड्स, और जैसे ही उसको आवाज सुनाई देती है उसके पैरों की, तो उसका चेहरा लेडी का ग्लोड इनटू वर्ड्स, ऐसा लग रहा है कि वो कुछ कहने वाली है, मतलब शी इज एंग्री। ऐसा लग रहा है कि उसका जो लवर है वो लेट आ रहा है, उसका काफी देर से इंतजार कर रही है वो, जिसको आ जाना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन वो लेट हो गया है। तो वो गुस्से में कुछ कहने वाली होती है कि हाउ डेयर यू कमिंग सो लेट। लेकिन खैर, किसी तरह से, देन वुड बी सेवेजली स्टिल, लेकिन किसी तरह से वो गुस्से में शांत रही। उसने कहा चलो जाने दो, रोज की बात है, रोज लेट आता होगा। तो इस तरह से उसने कहा चलो जाने दो, और उसने कुछ कहा नहीं। शी रिमेन साइलेंट। अब जैसे ही उसका प्रेमी आया, आके बैठ जाता है उसके रूम में चेयर पे जहां भी, फिर वो कहती है उससे कि माई नर्व्स आर बैड टुनाइट। चलिए, महिला है, इसको नर्वस ब्रेकडाउन जो बीमारी होती कई बार, हाइपरटेंशन टाइप जो भी है, उसको समस्या है, न्यूरोटिक है वो कह रही आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, मेरी नर्व्स मतलब अच्छी नहीं है, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। यस बैड, बहुत बुरी है। स्टे विद मी, और आज की रात तुम यहीं रुक जाओ, आज मतलब जाना नहीं, क्योंकि ये एक तरह से मॉडर्न सिकनेस, या वो आया, आकर के दे हैड some funny moments, some pleasurable moments according to today's society, और वो चला जाता होगा। तो आज वो कह रही है कि आज नहीं जाना, क्योंकि आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब उसने ये कहा तो उसके प्रेमी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो शांत रहता है। जब वो शांत रहता है तो उसे फिर से वो कहती है स्पीक टू मी, बोलो भाई, जवाब दो। भाई तो नहीं कहेगी, स्पीक टू मी, वाई डू यू नेवर स्पीक, क्यों नहीं बोलते हो, स्पीक बोलो।
तभी वो बहुत शांत है, क्योंकि वो खुद फ्रस्ट्रेटेड है अपनी जिंदगी से। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, ऐसा वो कुछ सोच रहा है बैठ करके। तो वो कहती है कि क्या सोच रहे हो, क्या सोचते रहते हो हमेशा, मैं यहाँ परेशान हूँ, अपनी समस्या तुमको बता रही हूँ और तुम पता नहीं क्या सोच रहे हो। व्हाट थिंकिंग, क्या सोच रहे हो, व्हाट क्या, बताओ। कई बार जोर दे करके लगातार गुस्से में कह रही है कि कुछ तो बताओ, कोई तो जवाब दो, कोई तो रिस्पॉन्स दो, रुकना है कि नहीं रुकना है। आई नेवर नो व्हाट यू आर थिंकिंग, थिंक, मैं कभी नहीं जान पाई कि तुम क्या सोचते हो। मैं भी ये बात सोचती रहती हूँ कि तुम सोचते क्या हो, लेकिन तुमने बताया ही नहीं आज तक। आई हैव नेवर बीन एबल टू नो द सब्जेक्ट ऑफ योर थिंकिंग, कभी नहीं जान पाई क्या मैटर है। तब वो बोलता है, क्योंकि ये इतना सारा गैप दिया है यहाँ पे, इसका मतलब ये टर्म्स जो बोले गए हैं, शब्द ये बोल रहा है उसका पति। वो कह, पति तो नहीं है, लवर है। वो कह रहा है कि आई थिंक वी आर इन रैट्स एली। वो कहता है, लग रहा है कि हम लोग, ऐसा लगता है कि चूहों की बिल में रह रहे हैं। अब ये फिर से एक रेफरेंस है, बिब्लिकल रेफरेंस है। एक्चुअली बाइबल में एक सीन होता है जिसमें बताया जाता है कि देयर इज डेथ वैली, जहाँ पर बहुत सारे, वैली ऑफ बोन्स, हड्डियों की वैली है, जहाँ पर मृत आत्माएं भटकती रहती हैं, इस टाइप से मृत जैसी। तो अब क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी, है जमाना और ज्यादा वो हो चुका है, बदल चुका है, तो जो वैली है वो और नैरो हो चुकी है और किस में बदल गई है, ऐसा लगता है चूहे की बिल। या इसको कह सकते हैं कि जो मॉडर्न सोसाइटी है, रैट्स एली को कंपेयर किया गया मॉडर्न सोसाइटी, जहां पर हम सिर्फ इतने नैरो हैं, खुद तक सीमित रह चुके हैं, और हमें किसी से कोई मतलब नहीं रह गया, और हम समझ नहीं पा रहे कि सामने वाली जिंदगी में क्या चल रहा है। वी आर ऑल एंगेज्ड विद आर सेल्फ ओनली, वेयर द डेड मैन लॉस्ट दियर बोन्स, जहाँ लोग, ये वही है बिब्लिकल रेफरेंस, जहाँ लोग अपनी हड्डियां खोते रहते हैं, और एक दिन यूं कहो कि उम्र उनके ऊपर हावी होती है, उनकी हड्डियां उनकी स्ट्रेंथ खो देती हैं, और एक दिन मर जाते हैं। तो ये बिब्लिकल रेफरेंस है जो कि यहाँ पर शामिल किया टी एस एलियट ने, डेथ वैली ऑफ द बोन्स, वैली ऑफ द डेथ। फिर जब वो कुछ नहीं कहती है, तो अचानक से एक आवाज आती है, तो उसकी जो लेडी पूछती है अपने लवर से कि व्हाट्स दैट नॉइज, कैसी आवाज है। तो वो जवाब देता है, द विंड अंडर द डोर, की कोई एक खास आवाज नहीं है, कोई नहीं आया, हम ही दोनों हैं। ऐसा लग रहा है कि दरवाजे के पास कुछ हवा है, हवा का झोंका आया था, दरवाजा हिल गया, वो आवाज आई है। व्हाट इज दैट नॉइज नाउ, कुछ देर बाद फिर से एक आवाज आती है, क्योंकि वो महिला न्यूरोटिक है, तो उसे हर आवाज बहुत ज्यादा परेशान करती है, वो चौंक जाती है। तो वो फिर से पूछती है कि व्हाट इज दैट नॉइज नाउ, अब कैसी आवाज आई है दोबारा। व्हाट इज द विंड डूइंग, हवा अगर है तो हवा यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि हम ही दोनों हैं। नथिंग अगेन नथिंग, तो वो कहता है फिर से कुछ नहीं, मतलब कोई खास नहीं है, डोंट वरी, चिंता नहीं करो, कोई खास डरने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली आवाज नहीं है। तब वो इरिटेट होके कहती है, डू यू नो नथिंग, क्या तुम्हें कुछ नहीं पता, डू यू सी नथिंग, क्या तुम्हें कुछ नहीं दिखता। एक तो जो मैं पूछ रही हूँ तुम बताते नहीं हो, एक जो मेरी हालत है तुम्हें वो भी नहीं दिख रही है, आवाज कैसी आ रही है तुम वो भी नहीं बता रही हो। ये लेडी का बिहेवियर ऐसा क्यों है, डू यू रिमेम्बर नथिंग, क्या तुम्हें कुछ याद भी नहीं है। लेडी एक्चुअली उसका बिहेवियर, शी इज न्यूरोटिक, शी इज सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन। तो उसको हर आवाज बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, और वो उस तरह से जवाब इरिटेट होके पूछती है कि आखिर क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या मतलब है। तब वो कहता है, आई रिमेम्बर, हाँ मुझे याद है। वो क्या कहता है, दोज आर पल्स दैट वर हिज आईज, ये द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है, आपने पढ़ा होगा। तो उसमें एरियल बोलता है कि एक स्टेटमेंट, उसी से लिया गया ये स्टेटमेंट है, लाइन है, दोज आर पल्स दैट वर हिज आईज, की उसकी जो आंखें हैं वो समुद्र में डूबने के बाद अब मोती बन चुकी हैं। हालांकि ये लाइन उसने यहाँ इस्तेमाल की है, लेकिन क्यों इस्तेमाल की है, क्योंकि उसे इसका कोई लिटरेरी सिग्निफिकेंस नहीं पता है, और वो बस सिर्फ महिला की बातों से, उसके इरिटेटिंग नेचर से बचने के लिए ऐसी बात कर रहा है उसका लवर। तब वो कहती है, अरे क्या बकवास कर रहे हो, आर यू अलाइव, आर यू नॉट, क्या लग रहा है तुम, मतलब क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे हो, तुम होश में हो, आर यू अलाइव और नॉट का मतलब तुम होश में हो। इज देयर नथिंग इन योर हेड, मतलब मैं यहाँ पूछ रही हूँ कि मैं परेशान हूँ, और तुम ये मुझे शेक्सपियरियन प्ले की लाइन सुना रहे हो, क्या मतलब हुआ है इसका। तो वो गुस्से में उससे कहती है कि क्या होश में हो कि नहीं हो। तो उसका पति फिर से एक दूसरा गाना वो कहता, ओ दैट शेक्सपियरियन रैग, इट्स सो एलिगेंट सो इंटेलिजेंट, देखो कितना अच्छा, मतलब विलियम शेक्सपियर ने कितनी इंटेलिजेंट, कितनी शानदार लाइंस लिखी हैं। वो अपनी बात फिर से करने लगता है ऐसी बकवास वाली। तो लेडी दुखी होकर के फिर से उससे कहती है कि व्हाट शैल आई डू नाउ,
क्या करूं मैं? अगर विलियम शेक्सपियर ने इतना सब कुछ लिखा भी है तो मेरा उससे क्या लेना देना? व्हाट शैल आई डू नाउ? मैं क्या करूं? व्हाट शैल आई डू, क्या करूं इससे? इससे आई शैल रश आउट एज आई एम एंड वॉक द स्ट्रीट विद माई हेयर डाउन एंड व्हाट शैल वी डू टुमारो। वो कह रही है कि जिस तरह से मैं अभी अर्धनग्न अवस्था में हूँ, तो मैं क्या करूँ? क्या मैं आई शैल रस आउट, क्या मैं भाग जाऊं बाहर? आई एम वॉक द स्ट्रीट विद माई हेयर डाउन, और मेरे जो बाल खुले हैं या जो मैंने अभी थोड़े कम कपड़े पहने हैं, क्या करूं? मैं ऐसी स्थिति में बाहर भाग जाऊं? अगर विलियम शेक्सपियर ने ऐसा लिखा है तो मुझे क्या लेना देना उस लिटरेरी जो पोएटिक कंपोजिशन है उनकी, या जैसी भी हो, मुझे उससे क्या लेना देना? क्या करूं मैं उसका? गुस्से में कहती है ये सारी बातें। व्हाट शैल वी डू टुमारो, कल क्या करेंगे? व्हाट शैल वी एवर डू, और हम क्या करेंगे, कि आखिर हमें करना क्या है? अब वो प्लानिंग पूछ रही है कि जैसे एक रिच कपल है, किसी बड़े शहर में वो रह रहा है, लेकिन उनके पास बस दोनों एक साथ रह रह के बोर हो चुके हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा है टाइम स्पेंड करने के लिए, या उनको जिंदगी में बहुत मजा नहीं आ रहा है, तो वो सोचते हैं कि क्या करें, कैसी प्लानिंग करें, कैसे अपने आप को और ज्यादा अच्छा महसूस करा सकें। इस सब के बारे में, प्लानिंग के बारे में पूछती है वो। तब वो उसका पति जवाब देता है, लवर, बार बार मैं पति बोल देता हूँ, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे पति पत्नी का कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट है बिलव्ड और लवर का। और उनकी रिलेशनशिप दैट इज डिवॉइड ऑफ एनी काइंड ऑफ वार्म, कोई फीलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, दैट इज ओनली लस्टी रिलेशनशिप, जो कि यहाँ पर बताई है टीएस इलियट ने। तो कहते हैं कि ठीक है, अगर प्लानिंग पूछ रही है तो कल क्या करेगा, द हम क्या करेंगे, द हॉट वाटर एट 10, 10 बजे हम गर्म पानी से नहाएंगे। एंड इफ इट रेन्स, और अगर बारिश हो गई, ए क्लोज्ड कार एट 4, 4 बजे एक हम कार बुक करेंगे और चलेंगे कहीं घूमने। और एंड वी शैल प्ले अ गेम ऑफ चेस, और उसके बाद हम गेम ऑफ चेस, जो चेस का गेम है, क्योंकि ये बात हो रही है एक तरह से एक सेक्सुअल इन्यूडो है, कि बाद में हम फन टाइम जो भी अपना है, जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज हैं वो सब करेंगे, ये बताने की कोशिश वो कहता है। तो वो जो है थोड़ा सा शांत हो जाती है, और वो भी बोलती है कि ठीक है, अब हम ये सब करेंगे, गेम ऑफ चेस हम भी खेलेंगे। गेम ऑफ चेस का मतलब आप समझ ही गए हैं, symbolic sense of sexual intercourse, pressing lidless eyes waiting for a knock upon the door, और फिर हम इंतजार करेंगे कि कोई आए हमारे दरवाजे पे, या हम इंतजार करेंगे थोड़ा वक्त बदलने का, कि जिससे कि हम अपनी लाइफ को थोड़ा बदला हुआ महसूस कर सकें। ऐसा हम इंतजार करेंगे कि कोई आए और दरवाजे पर हमें नॉक करे, मीन कि हमारी जो एक मोनोटोनस लाइफ है वो थोड़ी बदल जाए। अब ये जो नेक्स्ट यहाँ से शिफ्ट चेंज होती है, टोन चेंज होती है, थीम चेंज होती है, बात हो रही है एक पब में, जहाँ पर अपना जो मिथोलॉजिकल कैरेक्टर इसमें घूमता रहता है, टैरसियस, वो पहुंचता है एक पब में, और वहां पर वो सुनता है किसी, 4 लोग हैं वहां पर, एक्चुअली 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। 2 महिलाओं में एक का नाम है मे, या मे बाई मे, जो कि आगे आपको सुनने को मिलेगा, और एक महिला का नाम नहीं बताया गया है। और 2 पुरुष हैं, एक का नाम है बिल और एक का नाम है लाउ, बिल फॉर विलियम, लाउ फॉर लाउस, शॉर्ट फॉर्म में। तो ये 4 लोग वहां पर हैं, वो बात कर रहे हैं किसी लिल के बारे में, लिल कोई और महिला है उसके बारे में बात हो रही है। तो ये बात कौन कर रही है? मैं। वो कहती है कि व्हेन लिल्स हस्बैंड गॉट डिमॉब्ड, कि जब लिल का हस्बैंड गॉट डिमॉब्ड का मतलब जो आर्मी से बर्खास्त किया गया, तो आई सैड, मैंने उससे कहा, लिल से कहा, मैं बोल रही है कि मैंने, आई किसके लिए आ रहा है? मैं के लिए, एम ए वाई, मैं के लिए ए आ रहा है, कि मैंने उससे कहा, आई डिंट मिन्स माई वर्ड्स, मतलब मैंने घुमा फिरा के बात नहीं की, मैंने डायरेक्ट उससे, आई सेड टू हर माई सेल्फ, मैंने खुद अपने आप कहा है। तभी वो बात कर रहे होते हैं चारों, महिला पुरुष, तभी जो बार टेंडर है वो कहता है कि हरी अप, इट्स इट्स टाइम, हरी अप प्लीज, इट्स टाइम, मतलब वो कह रहा है कि भाई जो भी जिनकी जितनी ड्रिंक्स बची हो या खाने का जो भी मटेरियल हो वो जल्दी खत्म कर लो, क्योंकि बार क्लोज होने का टाइम आ गया है। ये एक तरह से सिंबॉलिकल अर्थ है कि समस्याएं हमारे सामने खड़ी होती हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं और समय इस तरह से गुजरता गुजरता चला जाता है, ये बताने की कोशिश की गई है। नाउ अल्बर्ट्स, अल्बर्ट कौन है? ये लिल का हस्बैंड है, कमिंग बैक, वापस आ जाएगा,
मेक योर सेल्फ अ बिट स्मार्ट। ये मे बोल रही है लिल के बारे में कि मैंने उसको बताया था कि अल्बर्ट जब वापस आ जाएगा तो अपने आप को थोड़ा स्मार्ट बनाओ, थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखाओ। ही विल वॉन्ट टू नो वॉट यू डन विद दैट मनी ही गेव यू। जो पैसा उसने तुम्हें दिया था वो जानना चाहेगा अल्बर्ट कि तुमने उस पैसे से किया क्या, क्या कहाँ ले गई, उस पैसे को कहाँ खर्च किया। टू गेट योर सेल्फ सम टीथ। और ये जो महिला है तो जस्ट 31 ईयर्स ओल्ड, उसके दांत गिर चुके हैं दवाइयाँ खा खा के, वो अभी बताया जाएगा आगे। तो वो अपने नए दांत लगवा लो। ही डिड, आई वॉज देयर। तो दूसरी जो महिला है ये उसके लिए आ रहा है, वो कह रही है हाँ उसने पैसे दिए थे, लिल को पैसे दिए थे, मैं भी वहीं थी, मेरे सामने ही दिए थे। ये सपोर्ट कर रही है मैं की बात का। यू हैव देम ऑल आउट। सारे दांत जो बेकार हो चुके हैं उनको सबको निकलवा दो लिल, एंड गेट ए नाइस सेट। और उनकी जगह पर एक अच्छा सेट दांतों का लगवा लो जिससे कि तुम प्रेजेंटेबल लगो, अच्छी लगो, क्योंकि तुम्हारे जो दांत हैं वो कुरूप हो चुके हैं। ही सैड, उसने कहा, आई स्वेयर। ये ही किसके लिए आ रहा है, अल्बर्ट के लिए, कि मैं कसम खा के कहता हूँ, आई कांट बियर टू लुक एट यू, कि मैं तुम्हें देखना पसंद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने जिस तरह तुम्हारे दांत अगली हो चुके हैं, भद्दे लग रहे हैं, इन दांतों के साथ मैं तुम्हें देखना नहीं देख सकता। चेंज योर टीथ, अपने दांत चेंज करा लो। एंड नो मोर कांट आई सैड थिंक ऑफ पुअर अल्बर्ट। तो ये मैं के बारे में है कि अगर तुम नहीं कर सकती हो, मैंने कहा तो कम से कम अल्बर्ट के बारे में तो सोचो। भले ही तुम मेरी सलाह ना मानो, लेकिन अल्बर्ट के बारे में सोच के तो अपने दांत चेंज करा ही लो। ही इज बीन इन द आर्मी फॉर ईयर्स, 4 साल से वो आर्मी में रहा है। एंड ही वॉन्ट्स अ गुड टाइम, और जब 4 साल बाद जब वापस घर में आएगा तो ये गुड टाइम का मतलब फिर से एक सेक्सुअल इन्यूडो है यहाँ पर, कि वो अच्छा वक्त बिताना चाहेगा तुम्हारे साथ, क्योंकि 4 साल से बाहर है। तो ये काफी बोल्ड पोएम है एक्चुअली। और आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, कोई यहाँ पर ये ऐसी नर्सरी राइम नहीं है जिसको किसी छोटे क्लास में पढ़ाया जाए। काफी बोल्ड रेफरेंसेस इन पोएम्स में आपको देखने को मिलेंगे। टीएस इलियट ने बहुत कुछ लिखा है। एंड इफ यू डिडंट गिव इट हिम, और यदि तुमने उसे अच्छा टाइम नहीं दिया, गुड का मतलब गुड टाइम, जो अच्छा टाइम तुमने उसको नहीं दिया, देयर इज अदर्स विल, तब कुछ और लोग होंगे जो कि उसको वो अच्छा टाइम देंगे। मतलब यदि तुमसे वो नहीं इतना मतलब साथ तुम्हारे समय उसने बिताया, तो डेफिनेटली कुछ और लोग होंगे जिनके प्रति वो अट्रैक्टेड हो जाएगा, वहां चला जाएगा। आई सैड, मैंने कहा, ये मैं कह रही है लिल को, लिल के बारे में बता रही है बिल और लाउस को। ओ इज देयर, शी सैड, उसने कहा अच्छा, अगर मैं नहीं उसके साथ अच्छा समय बिताती हूँ तो कोई किसी और के साथ जाएगा, क्या ऐसा है। ओ इज देयर, क्या ऐसे वास्तव में ऐसी कोई महिला होगी। शी सैड, उसने कहा, समथिंग ऑब्वियसली, ओ का मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली, दैट्स ने कहा डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी होगी। आई सैड, मैंने कहा, मैं बता रही, मैंने उससे कहा कि डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी होगी। देन आई विल नो हु थैंक, शी सैड, एंड गिव मी अ स्ट्रेट लुक। जब मैंने इतनी ज्यादा सलाह दी लिल को, तो लिल को लगा कि शायद यही महिला हो सकती है कि जो मुझे चेतावनी दे रही है, हो सकता है यही महिला हो जिसके पास अलवर्ट चला जाए। या मुझे लग रहा है मेरा हस्बैंड और मैं, इन दोनों का सीक्रेट अफेयर चल रहा है, जिसके बारे में लिल ने सोचा। और उसने उसको बहुत ही स्ट्रेट लुक कह सकते हैं, बहुत ही मतलब एक वैसी नजर से देखा, शक भरी नजरों से देखा कि यही महिला होगी। और तब मुझे पता है कि मुझे किसको थैंक कहना है, किसको थैंक नहीं कहना है। ये बात वो कर ही रही होती है, फिर से आवाज आती है, हरी अप प्लीज, इस टाइम। बारटेंडर फिर से कहता है कि भाई जल्दी करो, बहुत देर हो गई, ये बार क्लोज करने का टाइम आ गया है। इफ यू डोंट लाइक इट यू कैन गेट ऑन विद इट। तब जब उसने उसको गुस्से वाली नजरों से देखा, लिल ने मे को गुस्से वाली नजरों से देखा, तो मैं कहती है कि, तो मैंने उससे कहा कि इफ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इस इट का मतलब एडवाइस, यदि तुम इस एडवाइस को नहीं पसंद कर रही हो, यू कैन गेट ऑन विद इट, तो मत मानो। आई सेड, मैंने कहा, अदर्स कैन पिक एंड चूज इफ यू कांट। तो दूसरे लोग तो चुन ही लेंगे, किसे चुन लेंगे, अल्बर्ट को। अगर तुम मेरी सलाह नहीं मान रही हो, तुम ऐसी रह गई भद्दी सी, कुरूप सी, अल्बर्ट जो है डेफिनेटली किसी और के द्वारा चुना जाएगा। बट इफ अल्बर्ट मेक्स ऑफ, हो यदि अल्बर्ट चला गया तुम्हें छोड़ के, उसने तुम्हें छोड़ दिया, इट वुंट बी लैक ऑफ टेलिंग, तब ये मत कहना कि तुमने बताया नहीं था। इट वुंट बी लैक ऑफ टेलिंग मतलब बिना बताए, अभाव कह सकते हैं। तब ये नहीं कहना कि तुमने मुझे बताया नहीं था, मैं, तुम मेरी फ्रेंड हो फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया कि मुझे क्या करना चाहिए था अल्बर्ट को रोकने के लिए। यू आर टू बी अशेम्ड, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आई सेड, मैंने कहा, टू लुक सो एंटीक,
तुम इतनी ज्यादा एंटीक दिख रही हो, भद्दी पुरानी सी दिख रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मतलब तुम अपना पर्सनैलिटी चेंज करो, अपने आप पे पैसे खर्च करो, नए दांत लगवाओ, जो भी पार्लर जाओ, कुछ भी करो, बट मेक योर सेल्फ प्रेजेंटेबल बिकॉज योर हस्बैंड इज कमिंग बैक टू योर होम आफ्टर 4 years सर्विंग इन द आर्मी एंड हर ओनली 31। वो सिर्फ 31 साल की है, लिल जो है, शी इज जस्ट 31। लेकिन क्या हो चुका है उसके साथ ऐसा, इट आई कांट हेल्प इट, उसने कहा कि मैं नहीं कर सकती जो तुम कह रही हो, मैं कितने भी पैसे खर्च कर लूं, मैं ऐसी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि शी सैड पुलिंग अ लॉन्ग फेस, का मतलब थोड़ा दुखी होकर के उसने उदास चेहरे के साथ कहा कि इट्स देम पिल्स आई टुक, वो सारी दवाइयां जो मैंने खाई हैं, टू ब्रिंग इट ऑफ। टू ब्रिंग इट ऑफ मतलब ये बात हो रही है प्रेगनेंसी की, कि प्रेगनेंसी को दूर रखने के लिए मैंने, क्योंकि उसके 5 बच्चे ऑलरेडी हैं अल्बर्ट से, और छठवें बच्चे की टाइम पे, मतलब 5वें बच्चे के टाइम पर ही वो बीमार हुई, छठवें प्रेगनेंसी को दूर करने के लिए उसने दवाइयां खाई हैं। तो उन दवाइयों के असर से ही शी सेड, उसने कहा कि वो ऐसी हो गई है, उसके दांत खराब हो गए, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा बेकार हो गई। शी हैड 5 ऑलरेडी, 5 पहले से ही थे, एंड नियरली डाइड ऑफ यंग जॉर्ज। और जो यंग जो सबसे छोटा बच्चा है उसका नाम जॉर्ज है, कि उसके टाइम पर तो जब वो जन्म हुआ उसका, तो लगभग में मर ही गई। द केमिस्ट सैड, केमिस्ट मतलब डॉक्टर, सैड इट वुड ऑल राइट, उसने कहा होगा कि अबॉर्शन कराना अच्छा रहेगा, लेकिन बट आई हैव नेवर बीन द सेम, लेकिन अबॉर्शन के बाद वो वैसी नहीं रह पाई, या उसकी पर्सनैलिटी पर दवाइयों का, चाइल्ड बियरिंग का, अबॉर्शन का बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ा है, और उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल गई, और वो बेचारी पूरी तरह से कुरूप और भद्दी हो गई है। यू आर प्रॉपर फूल आई सैड, मैंने कहा तुम बहुत मूर्ख हो, मतलब ये कह रही है मैं कह रही है लिल को कि तुम बहुत बड़ी मूर्ख हो। वेल, इफ अल्बर्ट वुंट लीव यू अलोन देयर इज इट इज आई सैड, तो उसने कहा कि अल्बर्ट ने अगर तुम्हें नहीं छोड़ा इस बार, मतलब अकेला नहीं रखा, आया वहां से आर्मी से, तो देयर इट इज, तो फिर से प्रेगनेंसी हो जाएगी। इट का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रेगनेंसी के बारे में, कि फिर से प्रेगनेंसी हो जाएगी, मैंने उसे चेतावनी दी। व्हाट यू गेट मैरिड फॉर इफ यू डोंट वांट चिल्ड्रन, और तुम्हें बच्चे अगर नहीं चाहिए थे, तो तुमने अल्बर्ट से शादी ही क्यों की? शादी नहीं करती, क्योंकि अल्बर्ट ऐसा इंसान जिसको बच्चे चाहिए। तो फिर से बारटेंडर की आवाज आती है, हरी अप प्लीज, इस टाइम, भाई वक्त हो गया है, ये बच्चे वाली बात जो भी बातें हैं, बारटेंडर ने तो ऐसा नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ कि टाइम हो गया है भाई, जिसको अपने ड्रिंक्स फिनिश करो, इट्स टाइम, हरी अप प्लीज, इट्स टाइम, बार बार कह रहा है। और ये सिंबॉलिकल अर्थ है कि भाई समय गुजरता जाता है, हम बहुत कुछ सोचते हैं लाइफ में, कर नहीं पाते, एंड टाइम रन्स ऑन। वेल, फिर मैं कहती है, वेल दैट संडे, कि पिछले संडे अल्बर्ट वाज होम, अल्बर्ट आ चुका है घर पे। दे हैड हॉट गैमन, ये मीट है एक्चुअली, एक मतलब कोई पीस ऑफ मीट है, कि उन्होंने बहुत ज्यादा, हाँ, गर्मा गर्म मीट बनाई, और मुझे उन्होंने इनवाइट किया, दे आस्क्ड मी टू डिनर, डिनर पे इनवाइट किया है। मैं अपने बारे में बोल रही है लिल और अल्बर्ट ने, टू गेट द ब्यूटी ऑफ इट हॉट, कि जाओ और गर्मा गर्म खाओ, ऐसा वो सोच के गई है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात कह पाती, कि जाकर के इनविटेशन में पहुंची, डिनर किया कि नहीं किया, क्या तमाम बातें, इससे पहले इस बार जो बार टेंडर, उसने 2 बार बोल दिया है, वो बोर हो चुका है चिल्ला चिल्ला के, गुस्सा आ गया उसको। हरी अप प्लीज इट्स टाइम, हरी अप प्लीज इट्स टाइम, टाइम हो गया भाई, बहुत ज्यादा तुमने दुखी किया हुआ है सब लोगों ने, भागो यहाँ से, है ना? तो अब जो मैं है वो कह रही है, गुड नाइट बिल मतलब विलियम, गुड नाइट लव मतलब गुड नाइट लाउस। तो वो आपस में बदले में वो बोलते हैं गुड नाइट में गुड नाइट। ये प्रॉपर जो बार से निकलने के वक्त की आवाज है, जो कि एक दूसरे को विश करते हुए जाते हैं। लास्ट में टाटा गुड नाइट गुड नाइट, लेकिन जो लास्ट की लाइन है, ये ली गई है हैमलेट से, जिसमें ओफेलिया परेशान होके मैड हो जाती है बेचारी, अपनी क्रुअल्टी, जो हैमलेट की क्रुअल्टी का शिकार हो जाती है, उसका पिता भी मारा जाता है हैमलेट के द्वारा। तो वो जो मैड हो जाती है, तब वो कहती है गुड नाइट लेडीज, गुड नाइट स्वीट लेडीज, गुड नाइट, ये वहां से रेफरेंस उठाया गया है हैमलेट से। और ये रेफरेंस यहाँ पे इसलिए शामिल किया गया है कि किस तरह से ओफेलिया जो है वो इनोसेंट होती है बहुत ज्यादा, लेकिन वो क्रुअल्टी का शिकार हो जाती है हैमलेट की। ठीक उसी तरह से जो लिल है,
वो बेचारी, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन 5-6 बच्चे पैदा करने के बाद उसका जो हस्बैंड अल्बर्ट है अभी भी उसकी वैल्यू नहीं समझ रहा है। और वो उसकी जो इनोसेंस है या उसकी जो सिंपल जिंदगी है उसमें उसने जहर घोला हुआ है एक तरह से, और उसको बहुत ही सेकेंडरी ट्रीट कर रहा है। तो ये रेफरेंस दिखाया गया है कि चाहे वो लिल हो, चाहे मे हो, या मिसेस एक्विटन हो, दे ऑल हैव सम इंसैनिटी इन देम। सभी में थोड़ा बहुत पागलपन है। और मैं उसको बोलती भी है कि यू आर प्रॉपर फूल, है ना, लिल को बोलती भी है मैं, यू आर प्रॉपर फूल। तो एक तरह से ओफिलिया की मैडनेस को रेफरेंस इसीलिए दिया गया है कि आफ्टर ऑल दोज लेडीज डेफिनेटली हैव सम symptoms of madness or some symptoms of foolishness in their character। तो ये था सेकंड पार्ट, अ गेम ऑफ चेस। बाकी के 3 पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, जिससे आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आया है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।